हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th लेवल। तो जो भी बच्चे अभी 9 में 10 में 11 में 12 में हैं उन सब के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं यहाँ पर टोटल 10 जॉब्स बताऊँगा और प्रियोरिटी वाइज वो नीचे की तरफ जाएंगी। सबसे पहले 10वें नंबर की होगी, लास्ट में जो कि पहले नंबर की सबसे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है गवर्नमेंट जॉब में वो होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी चाहे तो ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसमें कई जॉब वैकेंसीज ऐसी हैं जो सिर्फ 12th क्लास वालों के लिए है। क्योंकि एज वाला जो फैक्टर होता है, एज लिमिटेशंस वो काफ़ी जो है कम है वहाँ पर, तो आप लोग शायद एलिजिबल ना हो। बट कुछ जॉब ऐसी भी हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग भी, और चाहे तो किसी और को भी बता सकते हैं इस जॉब के बारे में। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10वें नंबर की जॉब की। तो 10वें नंबर के पे मैंने रखा है SSC CHSL को। ठीक है, SSC CHSL ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो इसका एग्ज़ाम कराती है। और ये 12th के बाद दी जाने वाली सबसे कॉमन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की परीक्षा है। ठीक है, और हर साल इसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों वैकेंसीज़ निकलती हैं। अलग अलग जो है हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें यहाँ पर भर्ती की जाती है। जैसे कि आपका लोअर डिविजनल क्लर्क है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये सब जो पोस्ट होते हैं ये इसमें आते हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर भी है आफ्टर 12th। बहुत सारे लोग 12th पास करके SSC CHSL का तैयारी करना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन होता है, नहीं होता है तो फिर आके जा करके CGL का तैयारी करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है। अगर मैं इसकी यहाँ पर सैलरी की बात करता हूँ तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगी। किसी किसी में थोड़ी ज़्यादा यानी 45 हज़ार रुपये तक भी आपको सैलरी मिल सकती है इन हैंड। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पोस्टिंग की बात करते हैं तो ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग यहाँ पर पॉसिबल है, कहीं भी हो सकती है। और अगर हम एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर मॉडरेट होता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा आती हैं लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मतलब इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट ही यहाँ पर रखा जाता है। तो और अब बात करते हैं SSC अगर CHSL की। तो अगर आपने 12th कर लिया है तो आप इसको आसानी से इसमें भर सकते हैं। और इसमें 2 लेवल होता है आपका, एक प्री होता है, एक मेन होता है, और इसके बाद आपका होता है सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और किसी किसी में इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है। तो अब अगली जॉब की तरफ बढ़ते हैं, 9वां जॉब। तो 9वां जॉब पर मैंने रखा है इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी में सोल्जर की वैकेंसी आती है। आप लोग जब कभी जाते होंगे गाँव के इलाकों में तो देखते होंगे शाम या सुबह के समय ग्रुप में 8, 10, 20 लड़के एक साथ दौड़ रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं फिज़िकल की। तो अगर आप पढ़ाई में थोड़े वीक हैं बट फिज़िकली मजबूत हैं तो आप इंडियन आर्मी की जो रैलीज़ होती हैं आफ्टर 12th वैकेंसीज़ आती हैं, भारी भारी वैकेंसीज़ आती हैं। और जानते होंगे आप लोग कि आपके जान पहचान में कोई ना कोई दौड़ लगाने जाता होगा, तो उस केस में आप इंडियन आर्मी में सोल्जर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोल्जर बनने के लिए। और यहाँ पर आपकी जाहिर सी बात है जो सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग होती है ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है, और ट्रांसफ़र्स भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पर होते हैं। तो ये जॉब आप भर सकते हैं। और इसमें कई तरह की क्लर्कियल पोस्ट भी निकलती हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा फिजिकल काम करना पड़ेगा। तो क्लर्कियल पोस्ट के लिए भी अलग अलग से वैकेंसीज आती हैं इंडियन आर्मी में, वो भी आप भर सकते हैं। ये सारी जो जॉब वैकेंसीज हैं ये ग्रुप C कैटेगरी की हैं। इसमें मैंने कोई भी ग्रुप D की जॉब नहीं ली है। ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A, मतलब आपको 12th लेवल के बाद आप ग्रुप A के फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी यहाँ पर बन सकते हैं, गस्टेड ऑफिसर। तो वो सब जॉब वैकेंसीज भी इसमें है। बट 9 नंबर पे मैंने रखा है इंडियन आर्मी की वैकेंसी को। उसके बाद नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 8 पर है SSC GD कांस्टेबल। GD का मतलब यहाँ पर होता है जनरल ड्यूटीज़। और यहाँ पर जो कि कांस्टेबल की भर्ती है ये हर साल SSC के द्वारा निकाली जाती है और काफ़ी अच्छे खासी वैकेंसी इसमें आती हैं। इसके थ्रू आप BSF है, CISF है, CRPF है, ऐसे करके जो भी हमारे सशस्त्र सीमा बल SSB है, इसके अलावा ITBP है, ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इसमें आपको बनने का मौका मिलता है। कांस्टेबल मतलब सोल्जर एक तरह से कह सकते हैं। और आपको जो रैंक दी जाती है वो कांस्टेबल की बाद में आप प्रमोट करके हेड कांस्टेबल
कांस्टेबल बन जाते हैं और अगर आप 60 ईयर तक अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट तक की पोस्ट मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। वो ऑनररी पोस्ट होती है, रिटायरमेंट के साल 6 महीने पहले आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट दी जाती है, जो कि ऑफिसर रैंक की सबसे पहली पोस्ट होती है। और इसमें सैलरी बाकी गवर्नमेंट जॉब से थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको मिलिट्री सर्विसेज पे MSP भी मिलता है अलग से, और उसके अलावा अगर आप जंगल में ड्यूटी कर रहे हैं, पहाड़ों पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग हज़ार्डस प्लेस का भी आपको यहाँ पर कुछ अलग से भत्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर भत्ते ज़्यादा होते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। और इसके अलावा अगर हम 7वें नंबर पे अब चलते हैं तो 7वें नंबर पे मैंने रखा है रेलवे को। रेलवे भी हर साल बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर भर्ती करती है आफ्टर 12th, जो कि क्लर्कियल पोस्ट होते हैं, जैसे आपका कमर्शियल अप्रेंटिस कम क्लर्क, ट्रेन टिकट वाला जो क्लर्क होते हैं जो टिकट काटते हैं वो वाले क्लर्क, इसके अलावा और भी कई तरीके के यहाँ पर जूनियर टाइपिस्ट इन सब टाइप के भी पोस्ट आते हैं जो कि 12th लेवल पे होते हैं। और इसकी वैकेंसी आपकी जैसे एक RRB NTPC है, नॉन टेक्निकल वाला जो प्रोग्राम होता है रेलवे का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, उसके तहत भी होती है, जिसमें 10+2 लेवल की सारी जॉब वैकेंसीज अलग रहती हैं, ग्रेजुएशन लेवल की अलग रहती हैं। जैसे ग्रेजुएशन लेवल में आपका आता है स्टेशन मास्टर हो गया, ये सब, और जो कि क्लर्कियल पोस्टें रहती हैं वो 10+2 लेवल में रहती हैं। तो इसमें तो कई हज़ार वैकेंसीज आती हैं और इसे भरते भी कई करोड़ लोग हैं। तो यहाँ पर भी एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट ही रहता है, बट कंपटीशन चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो रेलवे में भर्ती आती है, लेकिन वैकेंसी बड़े पैमाने पर रहती है। अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे से मेहनत कर देंगे तो आपका यहाँ पर काफ़ी हद तक है कि आपको यहाँ पर जॉब मिल जाए। इसके बाद आपका मैंने 6ठे नंबर पे रखा हुआ है स्टेट SSC। जैसे कि हर स्टेट में जैसे UP SSC है, MP SC है, HC SC है, तो हर स्टेट का जैसे कि SSC एक है सेंट्रल बॉडी है, वो सेंट्रली सारे डिपार्टमेंट्स में उसके लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। बट जो राज्य सेवा आयोग होता है वो भी जो है हर साल वैकेंसीज निकालता है अपने जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसकी गवर्नमेंट के, उसमें जो है C क्लास के कर्मचारियों के लिए। तो उसी तरह के उसमें कई ढेर सारे वैकेंसीज आते हैं। यहाँ पर आपको RO ARO की वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे जो है लोअर PCS जिसको कहते हैं उस तरह की भी वैकेंसीज आती हैं, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा एग्ज़ाम जो होता है वहाँ पर आपके स्टेट के बारे में भी कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उसके हिसाब से ही उसकी तैयारी की जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ये थी 6ठे नंबर की पोस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर की पोस्ट की। तो 5वें नंबर की पोस्ट है SSC स्टेनोग्राफर। तो स्टेनो की जो पोस्ट आती है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सबसे अच्छा तो फ़ायदा ये है कि ये ऑफिशियल जॉब इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, ये ऑफिशियल जॉब है। दूसरा ये कि इसमें आपको 4600 और 4800 ग्रेड पे तक की जॉब भी अवेलेबल है। मतलब आप डायरेक्ट 4600 और 4800 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि 2400 पे आप एंट्री करोगे, फिर धीरे धीरे आधी उससे ज़्यादा आपकी नौकरी बीत जाएगी, तब जा करके आप 4600 पे पहुँचोगे या फिर रिटायरमेंट के समय। और यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है शॉर्ट हैंड टाइपिंग की, और एक तो आपको नॉर्मल टाइपिंग आनी ही चाहिए। तो इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग में स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट ऐसे कुछ रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर क्या होता है कि आप पावर भी फील करते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू जनरल लोगों से मतलब इंटरेक्शन रहता है आपका, तो बीच के जो है आप एक कड़ी बनते हो। और आप मतलब बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक काम हैं जो आप खुद से उनकी आपको जानकारी हो जाएगी उस डिपार्टमेंट की, और आप उसे समय के साथ करा पाओगे। तो स्टेनोग्राफर ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी जॉब है, टाइम टू टाइम वाली जॉब है। कोई इसमें ऐसा नहीं है पुलिस में है तो रात में भी ड्यूटी लग गई, दिन में भी लग गई, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये नंबर 5 की जॉब थी। नंबर 4 की जॉब की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टेट पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती आती है वो है, क्योंकि इसमें भी हर साल कई वैकेंसीज आती हैं, कभी 30,000, कभी 40,000, 10,000, 15,000, हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी भी आती है। जैसे यूपी पुलिस की आई, दिल्ली पुलिस की आई। यहाँ पर दिल्ली पुलिस में सैलरी ज़्यादा होती है, थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। लेकिन अगर आप जिस भी राज्य के हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसी राज्य की प्रिपरेशन करें, ताकि आपकी जो
जॉब हो वो आपके घर के आसपास ही आपको मिल जाए। और यहाँ पर अभी आपको स्टार्टिंग सैलरी वही 30-35 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 40 हज़ार रुपये तक आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है, फिर धीरे 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 बढ़ता है। इसके अलावा ढेर सारी और सुविधाएं जो सरकारी नौकरी वाली है वो आपको मिलती ही हैं। और पुलिस में रहने के तो अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, वो तो आप लोगों को पता है। बाद में आप सब इंस्पेक्टर भी प्रमोट होकर के बन सकते हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर की जॉब वैकेंसी मैंने रखी है वो रखी है एयरफोर्स में वैकेंसी आती है एयरमैन एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, जिसमें एक्स ग्रुप बेटर है, एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड के लिए है, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए है। तो एयरफोर्स में अगर आप एयरमैन बन जाते हैं 12th के बाद, देखिए अगर मैं अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 12th में ही ऐसे पहले हैं तो आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए। जो भी जॉब मैंने बताई है अभी नंबर 1 तक बताऊंगा, जो भी आपको पसंद आती है, जो भी लगता है कि आपके हिसाब से है आप कर सकते हैं। जैसे आर्मी में बाहर जाना है, कोई ऑफिस जॉब है, कोई फील्ड जॉब है, तो उस हिसाब से आप उसको इवेलुएट करिए, उसके कंपटीशन को देखिए, उस एग्ज़ाम को समझिए पहले से ही, ताकि जब आप 12 का एग्ज़ाम दें अपना लास्ट वाला, उसके बाद आप एकदम तैयारी में 6 महीने साल भर में जुड़ जाइए। एकदम उस जॉब को आपको निकालना ही निकालना है। फोकस्ड रहेंगे एक जगह पर तो आप आसानी से जल्दी सफलता पा लेंगे। और नहीं तो भीड़ का काम क्या होता है, जो फॉर्म आए उसको भरते जाओ, निकल गया तो निकल गया, इसकी भी तैयारी कर लो, उसकी भी तैयारी कर लो, इसमें हिंदी पूछ रहा है थोड़ा हिंदी पढ़ लो, उसमें थोड़ा कंप्यूटर पूछ रहा है कंप्यूटर पढ़ लो। ये आपको नहीं करना है। आपको एक जॉब पहले से ही अपने माइंड मेकअप कर लेना है कि मुझको ये जॉब पाना है और आपको वो जॉब पाना है। तो हम लोग पहुंचे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो एयरमैन की जो वैकेंसी है ये एक तरह से क्लर्कियल पोस्ट है एयरफोर्स की, और ग्रुप सी में आती है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी जॉब है। इसमें क्या रहता है कि आप एक एयरफोर्स कैंपस के अंदर ही रहते हो, आपको रहने की व्यवस्था वहीं मिल जाती है, आपको ड्यूटी उसी में करना होता है, आपको कैंटीन वगैरह जो भी मिलिट्री सर्विसेज के अंदर आपको अलग से सुविधाएं मिलती हैं वो सब मिलती हैं। बच्चों की फ़ीस मिलती है, वर्दी तक का पैसा मिलता है। और इसमें आपको आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बीटेक वगैरह भी स्टडी लीव लेके कर सकते हो। और फ्यूचर में अगर आप पार्ट टाइम जैसे प्राइवेट ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हो तो डायरेक्ट आप ऑफिसर रैंक के लिए भी एग्ज़ाम दे करके अंदर ही अंदर ऑफिसर भी बन सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी है और काम भी अच्छा है। और जैसे आर्मी वगैरह में है जंगल जंगल जाके घूमना रहता है, यहाँ कुछ नहीं है, आपका काम सिर्फ बेस टू बेस होता है और आपके ट्रांसफ़र भी बेस टू बेस होते हैं। तो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आती हैं और बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका, तो आप लोग इसको देख सकते हो। इसके बाद अगर हम वैकेंसी नंबर 2 की बात करते हैं तो ये जो अब 2 और नंबर 1 की वैकेंसीज़ हैं, 2 और नंबर 1 की जो वैकेंसीज़ हैं ये ग्रुप ए की ऑफिसर पोस्ट की जो है वैकेंसी है। दूसरे नंबर पे है टेक्निकल एंट्री आती है आर्मी और नेवी में, जिसमें कोई किसी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको बस एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों का प्रोसेस होता है। मतलब ये वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू टू क्रैक आप कह सकते हैं। इसमें आपके पहले 2 मतलब जनरली 2 प्रोसेस होते हैं कि आप पहले दिन जैसे आपका अगर 80% से ऊपर मार्क है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ आती है और आपको कॉल आती है। कॉल आएगा तो आप जाएंगे एसएसबी सेंटर पे। एसएसबी सेंटर्स देश में कई जगह बने हुए हैं, जैसे एयरफोर्स के 4 हैं, आर्मी के कई हैं, नेवी के हैं। तो आर्मी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आप आर्मी के लिए जा सकते हैं। फिर आर्मी में आप जब वहाँ चले जाएंगे एसएसबी सेंटर पे तो आपका पहले दिन का प्रोसेस होता है। एक छोटा सा रीजनिंग का टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, या फिर रीजनिंग टेस्ट भी नॉर्मल सा आप कह सकते हैं, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा एक पीपीडीटी एग्ज़ाम होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप 4 दिन और रुकते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा लास्ट दिन आपका एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको तुरंत ही रिजल्ट बता दिया जाता है कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं। अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं वहाँ से तो आपको डायरेक्ट मेडिकल्स के लिए भेज दिया जाता है। फिर आपको कराती है इंडियन आर्मी अपने तरफ से बीटेक का कोर्स, और फिर उसके बाद आप उसमें एज ए कमीशन्ड ऑफिसर आपकी नियुक्ति हो जाती है। 56,000 कुछ रुपए आपकी बेसिक सैलरी होती है, जो कि 80-85 हज़ार रुपये के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी टोटल बनती है। आर्मी नेवी दोनों में ये टेक्निकल एंट्रीज जो है आती रहती हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप लोग इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप मैथ फिजिक्स से पढ़े हैं 10+2 में
तो आप बिल्कुल इस जॉब को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी जॉब वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, बहुत लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में ढंग से, बस जानते हैं कि एक फॉर्म आता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। इसमें वैकेंसीज कम होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, क्योंकि इसमें पर्सनालिटी वाइज आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है कि आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है कि नहीं। एक रिटन टेस्ट भी होता है जिसमें एक मैथ का पेपर होता है और एक जीके जीएस का पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं इसमें। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे बेस्ट जॉब इसलिए क्योंकि आप इसमें ग्रुप ए के गस्टेड ऑफिसर तो बनते ही हैं, बट आप जैसे कि किसी भी चीज़ में एक टॉप पर जाना होता है, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में अगर आपको जाना है और इनकी टॉप पोस्ट जो होती है जनरल, एयर चीफ मार्शल या फिर एडमिरल, तो वो पोस्ट जो ग्रैब करते हैं वो इसी एनडीए से पढ़े हुए होते हैं, एनडीए के पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं। तो आपका यहाँ पे होता क्या है प्रोसेस कि आप 12th के बाद एनडीए का एक एग्ज़ाम देते हो, पहले रिटन एग्ज़ाम देते हो, फिर उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू, सेम जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू में होता है वही सेम एसएसबी इंटरव्यू यहाँ पर भी होता है। और फिर उसके बाद आपका होता है मेडिकल, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है और आप डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाते हो। कहाँ पर? नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जहाँ पर आपको 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स भी कराया जाता है अलॉन्ग विद योर ट्रेनिंग एज पर योर स्ट्रीम। मतलब अगर आप आर्मी के लिए हो तो आर्मी से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स के हो तो फ्लाइंग वगैरह सिखाई जाती है, नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, ये सब बताया जाता है। इसके अलावा अगर आप नेवी में हो के तरफ से गए हो, वहाँ पर नेवी आपने चॉइस किया है, तो आपको बोट्स वगैरह के बारे में, कैसे उनका जो भी नेविगेशन वगैरह का सिस्टम है, ये सब आपको जो है पूरा उसी समय आधे से ज़्यादा ट्रेन कर दिया जाता है। और फिर जब आप 3 साल बाद एनडीए पास आउट करते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट चले जाते हो 1-1 साल के लिए पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद एयरफोर्स के लिए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और देन इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। तो वहाँ पर जाते हो, 1 साल की ट्रेनिंग करते हो, फिर वहाँ से पासिंग आउट परेड हो जाने के बाद आप कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हो। इसमें आपको 80,000 से लेकर के 1-1.25 लाख तक की सैलरी मिलती है। आर्मी की छोड़ देते हैं तो एयरफोर्स और नेवी में आपको कुछ ज़्यादा सैलरी मिलती है। एयरफोर्स की जो सारी वैकेंसीज होती हैं वो सिर्फ पायलट्स के लिए होती हैं, मतलब आप वहाँ पर पायलट ही बनते हो। और एयरफोर्स में जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो सब पायलट ही होते हैं, और फाइटर पायलट उसमें और भी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप फाइटर पायलट ही बनो एनडीए से निकल के। इसके अलावा आप जो है अगर नेवी में हो तो नेवी में भी अगर आप शिप वगैरह पे आपकी ड्यूटी लगती है तो उसको आपको अलग से अलाउंस वगैरह मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा गाड़ी, बंगला, ये सब तो मिलते ही हैं ऑफिसर हो तो सबसे अच्छी जॉब एनडीए की है। प्लस मैंने यहाँ पर 10 से लेकर के 1 तक, ग्रुप सी से लेकर के ग्रुप ए तक की जॉब को डिस्कस किया है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आपको सोचना है कि आप किसके लिए बेस्ट हैं, क्या आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसी चीज़ को चुन लें जिसके लिए आप एलिजिबल ही ना हो या जो आप ना कर सकते हो। हमेशा चुनिए राइट चीज़, धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करिए। एक बैग मत सोचिए कि मैं कुछ कर लूँगा, एक ही दिन में सब कुछ अचीव कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, मेहनत करिए, एक गोल बनाइए और उसको अचीव करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, भावता की जय। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।